क्वांटिटी This सर्वेयर हैं conference will now be recorded. प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर हैं। यूएई के अंदर एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है AECOM, उसमें प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर है और इन्होंने मास्टर इन कमर्शियल मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी सर्वेयर किया हुआ है। और इसके अलावा वो 3 एसोसिएशंस के जो है वो मेंबर हैं, जिसमें RICS है, एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके मेंबर हैं, और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर उसके भी मेंबर है। तो अभी नवीद साहब आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन टू फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी, ओवर टू नवीद साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। और मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है? मेरा ख्याल है कोई मसला तो नहीं है। नो सर, सही आ रही है आवाज़ क्लियर है आपकी। चलिए ठीक हो गया जी। तो इरफान साहब शुरू कर सकते हैं अभी या कुछ वेट करना है? जी सर प्लीज, जी प्लीज कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू सो मच जी। इरफान साहब आपका शुक्रिया, क्वांटिटी सर्वेयर एसोसिएशन पाकिस्तान, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज जो है ये मौका दिया कि मैं अपना जो नॉलेज है वो इंट्रोडक्शन टू फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन के ऊपर जो शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। इट्स रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। मैं सबसे पहले तो कुछ खास आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, जब हमने कैरियर स्टार्ट किया तो ये हमारे पास नहीं थी। आप जो है इस हिसाब से थोड़े से लगी। तो उसमें ये है कि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था या मेरे बैच के जो लोग हैं उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था, तो उन्हें अगर साइड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी अपने काम करने के सिलसिले में या डे टू डे जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक फोरम नहीं था उस वक्त कि हम जिसको अप्रोच करके ये बता सके यार हमें डे टू डे में ये प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप लकी लोग हैं कि आप लोगों को जो ऐसा फोरम अवेलेबल है, क्वांटिटी सर्वेयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। स्पेशल थैंक्स टू चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब और जितने भी बोर्ड मेंबर हैं इस एसोसिएशन के जो कि इसको रन कर रहे हैं और जो डे टू डे लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं जहाँ पे उनको किसी किस्म का मसला पेश आता है। और दूसरा जो मेन एडवांसमेंट है आज के दौर की वो ये है कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की। मुझे याद है कि हमारे दौर में इतना ज़्यादा ये आम नहीं था जब हमने कैरियर स्टार्ट किया था। तो उस वक्त तो नेट वगैरह इतना अवेलेबल नहीं था। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप और वीचैट और टेलीग्राम वगैरह ऐसी कुछ फैसिलिटी भी नहीं थी। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती या हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हमें क्या करना पड़ता कि जो है लोगों को फिजिकली उनको अप्रोच करना पड़ता। उस पे हमें काफ़ी टाइम लग जाता। पहले तो बंदे नहीं मिलने, फिर बंदे मिलते हैं तो उसके जो है आवर्स ऑफ टाइम लगता है उसके ऊपर, उनके पास जाने में, फिर ये अपना मसले डिस्कस करने में और उसके बाद फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा ख्याल है कुछ आवाज़ में मेरा ख्याल कोई बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है, शायद आप लोगों को भी फील हो रहा है या ये सही है सबके साथ? जी, अभी 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 जो है वो एल्बम कम है। तो थैंक यू जी। तो हम बात कर रहे थे, तो आपको ये ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 2 एडवांसमेंट जो है आपको अवेलेबल है जो हमारे दौर में कमी थी। तो थैंक्स टू QSAP, उस सारे मेंबर्स को, चेयरमैन को, प्रेसिडेंट को और सारे एसोसिएशन को रन कर रहे हैं। बैक टू द टॉपिक जी। अभी हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आज हम जो है वो फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडस्ट्री में जो यूज हो रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर उस फॉर्म में जो सूटेबल ऑप्शन होता है, जो सूटेबल आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सूटेबल है। जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उसको हरफे-आम में क्या कहते हैं कि ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। इस प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट हैं, हम इसको 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा उसमें हम करेंगे फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये इंडस्ट्री में कौन कौन से फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, उनकी कितनी टाइप हैं, उनकी स्टैंडर्ड या बेस्पोक। इसके अलावा एक कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट रहते हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2, ठीक है जी। और फिर हम ये करेंगे, फिर दूसरे हिस्से में ये हम जो है डिस्कस करेंगे कौन सा जो ऑप्शन है वो किस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फिजिबल है, तो दूसरे हिस्से में हम उसको डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, इसमें सबसे पहला तो ये है कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, या जो कंडीशन, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या चीज है। ए फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें दैट कंटेन कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म रहते हैं, और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ये जरूरी हिस्सा रहता है। ये जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो हामिद साहब से पाकिस्तान थे, उन्होंने दिया था कि जी व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ब्रीफली डिटेल एक्सप्लेन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें एक्सेप्टेंस, ऑफर, एग्रीमेंट, वो सारी चीजें उन्होंने डिटेल डिस्कस की थी। हम उस पार्ट को आज नहीं करेंगे। ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का एक जरूरी हिस्सा होता है। एक ओवरऑल जो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है वो 3-4 वॉल्यूम या 3-4 बुक्स होती है, जिसमें से पहला वॉल्यूम जो है या पहली बुक होती है वो इंट्रोडक्शन टू टेंडर्स, इंस्ट्रक्शन टू टेंडर्स, उसके बाद फिर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसके बाद फिर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जनाब बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है, फिर ड्राइंग्स होती हैं, फिर स्पेसिफिकेशन होती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ये 4-5 जो है वॉल्यूम रहते हैं, इसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं, हर एक बुक को एक वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, सही। तो उसी वॉल्यूम में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसी के साथ जो एनेक्स होता है उसमें होती है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसको हम जो है ना उसका जो कॉमनली जो नाम है उसको फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर आइदर स्टैंडर्ड और बेस्पोक। ये जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये स्टैंडर्ड हो सकती हैं और या ये हो सकती हैं बेस्पोक, यानी किसी प्रोजेक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक हो सकती हैं। मसलन किसी क्लाइंट ने या किसी एम्प्लॉयर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने उस प्रोजेक्ट की नेचर के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट डिजाइन किया होता है जिसमें ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म रहते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म रहते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं बेस्पोक, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेस्पोक हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज है। अभी जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या चीजें होती हैं। मसलन कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या होता है कि रोल्स ऑफ पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, उनमें उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फिर इसके अलावा उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बॉन्ड या गारंटी या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज्म है, वो सारी उसमें प्रोसीजर डिटेल हो। उसके बाद उसके उस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो तीसरी चीज है वो कंट्रैक्टर डिजाइन वर्क, अगर कंट्रैक्टर ने कुछ पार्ट जो है डिजाइन करना है तो उसमें कंट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंट्रैक्टर का स्कोप ऑफ डिजाइन क्या है, इसके मतलब उसमें सारी चीजें डिटेल ब्रीफ होती हैं उस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इसमें सब कंट्रैक्टिंग का आ जाता है कि जी कंट्रैक्ट का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रैक्टर सब कंट्रैक्ट कर सकता है, जिसमें एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप अगर आप काम कर रहे हैं कंट्रैक्ट में तो आपने देखा होगा कि प्रोविजनल सम रहता है, तो वो प्रोविजनल सम जो है उसको एग्जीक्यूट किसने करना होता है, अगर कंट्रैक्टर ने खुद करना है या बाहर किसी और सब कंट्रैक्टर ने करना है, तो वो सारा डिटेल प्रोसीजर उसमें डिफाइन होता है। ये कंट्रैक्चुअल मैकेनिज्म जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट में होता है। फिर इसके अलावा चेंज प्रोसीजर है, यूजली जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं जो शुरू में डिसाइड होता है कि ये प्रोजेक्ट का है और इस ड्राइंग के हिसाब है, तो उसमें इस तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, लाजम है कभी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ क्लाइंट की तरफ से आ जाती हैं, कुछ साइड कंडीशन की वजह से आ जाती है, कुछ ना कुछ उसमें न्यू एडिशन आ जाती है या कोई स्कोप कम करना होता है, तो उसको भी उसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है, डिटेल है, वो भी इसी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है। ये इसी किसी भी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये जरूरी पार्ट होता है जो चीजें हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिर इसमें पेमेंट प्रोविजंस होती हैं
कि जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो उसकी पेमेंट जो है वो कंट्रैक्टर को कैसे मिलनी है, कंट्रैक्टर ने पेमेंट कैसे सबमिट करनी है, उसकी पेमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, फिर इंजीनियर ने पेमेंट जो है उसको रिव्यू करके सर्टिफिकेट इशू करना है, उसमें क्या क्या चीजें होगी, इसका टाइम फ्रेम क्या है, फिर क्लाइंट जो है वो पेमेंट कब कंट्रैक्टर को करेगा। तो ये सारी जो है पेमेंट के रिलेटेड सारी प्रोविजन, जो सारी प्रोसीजर है, ये इसमें ये भी उसी का पार्ट रहता है। कोई भी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है उसमें ये चीज। फिर इसके अलावा एक रिटेंशन होती है कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर में, जो है कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्ट में एक पार्ट जो है वो अमाउंट का ये 5% से 10% डिपेंड करता है कंट्रैक्ट टू कंट्रैक्ट, वो होल्ड करते जाते हैं ईच प्रोग्रेस पेमेंट के साथ कि जी ये जो है अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो है रिटेन की जाएगी, जिसको जो है प्रोजेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होगा कुछ उस वक्त रिलीज कर देते हैं, तो कुछ जो होता है वो डीएलपी के बाद रिलीज करते हैं। तो ये उसके कितनी अमाउंट रिलीज करनी है, कितनी अमाउंट होल्ड करनी है, उसके प्रोसीजर क्या है, ये सारा डिफाइन होता है। तो ये एक कंट्रेक्चुअल मैकेनिज्म है जो कि फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट का पार्ट होता है। उसके बाद इसमें एक और नेक्स्ट आइटम होता है, नेक्स्ट जो मेन बेसिक होता है वो लिक्विडेटेड और डिविडेंड डैमेज। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो यूजली जो है टाइम के ऊपर होते हैं, करीब 1 ईयर होते हैं, 12-15 मंथ होते हैं, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है। तो वो वन शॉट नहीं होती, तो कंट्रैक्टर को टाइम दिया जाता है, तो कंट्रैक्टर ने उस ड्यूरेशन में काम को कंप्लीट करना होता है। अगर कंट्रैक्टर उसको उस काम में कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर फिर लिक्विडेटेड या डिले डैमेज अप्लाई होते हैं, जो कि एम्प्लॉयर कंट्रैक्टर के डिले होने की वजह से जो नुकसान उठाते हैं या उसको जो कॉस्ट भी करनी पड़ जाती है उसको लिक्विडेटेड या डिले डैमेज बोलते हैं। तो वो अप्लाई करते हैं जो है कंट्रैक्ट। अब उसकी क्या अमाउंट होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई होने हैं, कितनी लिमिट तक जाना है, ये सारी चीजें उसमें डिफाइंड होती है कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट में या फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट में। उसके बाद उसमें जो है ये कमिटमेंट, प्रोजेक्ट कमिटमेंट होती है कि प्रोजेक्ट में स्टार्ट कब होना है, फिर उसका टाइम फॉर कंप्लीशन कितनी ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, तो ये सारा प्रोसीजर डिटेल भी उसी में होती है। ये किसी भी उसका जो है फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट का या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट का ये मोस्ट कॉमन जो है ये पार्ट होता है। ये जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए हैं इसमें सारी चीजें जो हैं वो उसमें शामिल रहती है किसी भी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट में या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट में। उसके बाद ये जी नेक्स्ट आइटम है डिफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्ट में जब काम कंप्लीट किया जाता है या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कुछ काम जो है वो सही नहीं हो पाता, कंट्रैक्टर नहीं करता है एज पर स्पेसिफिकेशन, उसमें कुछ फ्लॉज आ जाते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए कुछ मनी रिटेन करनी है या कंट्रैक्टर को कहना है उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, अगर कंट्रैक्टर वो नहीं करता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इसके मतलब जो भी पैरामीटर्स हैं, वो जो भी प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो डिफाइन होता है इसमें कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट में, फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट में। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है फाइनल कोड है, किसी भी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट का ये इंटेग्रल पार्ट है कि उसमें जो है ये चीज डिफाइन होती है कि जब कंट्रैक्टर काम को कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद उसका जो फाइनल कोड, फाइनल सेटलमेंट करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, कंट्रैक्टर ने कौन कौन सी चीजें जो है उसको सपोर्ट करनी है, लगानी है। सर्टिफिकेट जब इंजीनियर ने करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, एम्प्लॉयर के पास जब जाएगा पेमेंट के लिए तो उसका क्या है, ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन होती हैं। ये भी एक कंट्रैक्चुअल मैकेनिज्म है किसी भी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट का, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद जो है टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी, ये भी एक जो है जरूरी पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन होता है सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि समटाइम क्या होता है कि ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जो कंट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से, कंट्रैक्टर की वजह से, किसी और सोर्स की वजह से। तो उस सूरत हाल में क्या प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है, कंट्रैक्टर ने क्या करना है, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, तो वो सारी चीजें डिफाइंड होती है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर। दैट्स टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी, कंट्रैक्टर जो है वो अनएबल टू पे। उसके बाद इंश्योरेंसेज होती है, जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके कुछ डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंसेज रिक्वायर होती है। उसमें ये है कि कंट्रैक्ट कौन सी जो है इंश्योरेंस चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है, उसमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी डिफाइन होती है दो इस कंट्रैक्ट में, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट में, जिसमें जो जो इंटीग्रल पार्ट होता है कंट्रैक्ट का, जो दोनों पार्टी होते हैं।
फिर उसके अलावा क्लेम्स हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाता है। अब उसकी रीजन एम्प्लॉयर है तो उसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा, अगर उसकी रीजन कंट्रैक्टर है तो पार्शियल वो उसको डिले डैमेजेस मिलेंगे। या इसके अलावा क्या होता है कभी के समटाइम एम्प्लॉयर्स की जो एम्प्लॉयर को एडिशनल काम दे देता है तो उस सूरत में वो उसको एडिशनल टाइम नहीं देता है कि आपने जो है टाइम इसी टाइम में करना है जो प्रोजेक्ट का टाइम है एडिशनल वर्क भी। तो उसके लिए जो है कंट्रैक्ट को एक्सेलरेशन काम करना पड़ता है, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज करके ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो सारे क्लेम्स। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर या जो कंट्रैक्टर है उसका लॉस होता है, वो एक्सपेंस बियर करता है, तो इन सारी चीजों को कैसे क्लेम करना है दोनों पार्टियों की तरफ से, वो सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो डिफाइन होता है यूजली इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनमें ये मोस्टली सारे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीजर्स शामिल होते हैं। इस ये शामिल होने की वजह से जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इनमें से कुछ चीजें मिस हो जाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बैलेंस नहीं रहेगा, उसमें काफी ज्यादा एम्बिग्यूटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो पार्ट रहती हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म का हो चाहे वो bespoke का हो, ठीक है। मोस्टली ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म जो है उसका पार्ट रहते हैं, इस जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और या उसको कहते हैं जो हरफ आम में जो उसका एक कॉमन नाम है वो उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तो आप लोग जो है सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मसलन सीनियर क्यूएस के ऊपर या एक ही प्रोजेक्ट में एक ही क्वांटिटी सर्वर है, तो उनको इस चीज़ों के बारे में पता रहता है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से वॉल्यूम रहते हैं, वॉल्यूम में से वॉल्यूम 1 क्या है कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, फिर दूसरा वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, कोई और पार्टिकुलर जो है इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के रिलेटेड होती है, प्रोजेक्ट प्रोसीजर मैनुअल होते हैं। तो ये सारे ऑल टुगेदर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में एक पार्ट जो होता है वो उसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये उस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सारी चीजें जो डिफाइन होती हैं, जैसे ही दोनों पार्टियों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उन कॉन्ट्रैक्ट को जो डे टू डे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम जो है इन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म के गिर्द घूमते हैं। ऑलमोस्ट ये 15-16 जो मेन मैकेनिज्म है इसी के गिर्द में जो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो घूमता है। तो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यूजली इसी किस्म की प्रॉब्लम आते हैं, तो इन सारे के मुतल्लिक जो प्रोसीजर डिफाइन होते हैं वो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ताकि कल में किसी भी पार्टी को कुछ भी प्रॉब्लम बने तो उसका सोल्यूशन उसी के बीच में ही हो। अगर बीच में नहीं होता तो फिर और प्रोसीजर एस्केलेट हो जाता है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड जो डिफाइंड हो कॉन्ट्रैक्ट में उसके हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है अगर कोई किसी चीज का सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म जो किसी भी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहते हैं। इसको हर आम में क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, ये दो किस्म के हो सकते हैं जैसे हमने ऊपर जिक्र किया, एक या तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या bespoke फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, ये चीजें हमने देखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट दैट एम्प्लॉयड स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब ये है कि इसमें सारी चीजें जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, नॉन निगोशिएटेड प्रोविजन यूजुअली इन प्री प्रिंटेड फॉर्म, ये जो है प्री प्रिंटेड सूरत में अवेलेबल होते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपने एक फॉर्म बनाया होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कांटी या जारी जो इस वक्त प्रैक्टिस होती है कंस्ट्रक्शन की उसके हिसाब से, जैसे फिडेक है, फिडेक ने फॉर्म अपने बनाए हुए हैं, फिर एनईसी है, फिर इसी तरह जीसीटी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दीज आर समटाइम रेफर्ड एज ए बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन और टेक और लीव। का मतलब ये है कि ये जो प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं ये रेडीमेड होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं अवेलेबल जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। जिस नोयत नेचर का प्रोजेक्ट है उस नोयत नेचर के हिसाब से आप जो है ये फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं हमने ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना। तो कौन सा जो फिजिबल सूटेबल ऑप्शन है वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी ये क्लियर हो गया कि फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें कितने कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म होते हैं।
आप एक स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्म ऑफ कंट्रैक्ट ये होता है कि ये प्री प्रिंटेड फार्म ऑफ कंट्रैक्ट होते हैं जो किसी भी एसोसिएशन की ने बनाए होते हैं। अब वो कौन कौन सी एसोसिएशन है वो नेक्स्ट में जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट आर बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। डिफरेंट किस्म के जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट जो है या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो रही है, जिसमें सबसे पहले जो हमने जिक्र करेंगे वो फेडरेशन इंटरनेशनल डिस इंजीनियर काउंसिल मीन फिडिक। फिडिक जो है ये कॉमनली यूज हो रही है। हम जितने भी क्वांटिटी सर्वेयर हैं पाकिस्तान में या हमारे गल्फ में काम कर रहे हैं वो वेरी फेमिलियर होंगे कि फिडिक क्या है। ये फिडिक एक इदारा है जो जिसने जो है फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट जो है प्रिंट किए हुए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिडिक के ही तरह के दूसरे और भी इदारे हैं मार्कशीट में, वो हैं जॉइंट कंट्रैक्ट ट्राइब्यूनल, JCT, ये यूके में यूज हो रहे हैं। फिडिक जो है वो प्योरली जो है इंटरनेशनली प्रोजेक्ट के लिए होता है। पाकिस्तान में भी मोस्ट कॉमन जो चल रहा है फिडिक ही चल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे गल्फ में मिडिल ईस्ट में मोस्टली फिडिक ही चल रहा है। JSCT जो जॉइंट कंट्रैक्ट ट्राइब्यूनल है ये भी सिमिलर फिडिक की तरह का ही इदारा है जिसने कंट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट बनाए हुए हैं, वो जो है यूके में अवेलेबल है। वो यूके में इस्तेमाल होते हैं, हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते, तो इस वजह से आज की इस प्रेजेंटेशन में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसी तरह न्यू इंजीनियरिंग कंट्रैक्ट्स हैं, वो भी फिडिक की तरह का एक इदारा है जिसने डिफरेंट किस्म के फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट्स बनाई हुई है प्रोजेक्ट की नेचर के हिसाब से जो यूज होते हैं, वो भी मोस्टली जो है यूके में यूज हो रहे हैं, इसलिए वो भी हम इस प्रेजेंटेशन में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम जो है फोकस रखेंगे फिडिक फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट पे, और इसके अलावा जो इसके डिफरेंट ऑप्शन है जो जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट, यूजली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट आर अवेलेबल इनटू टू पार्ट। जो ये फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट होते हैं या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट होते हैं, ये दो हिस्सों में मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दो हिस्सों में मिलते हैं? एक को कहते हैं हम जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट। आपको अगर आपके प्रोजेक्ट के कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप उसमें देखेंगे कि एक पार्ट जो रहता है वो जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट का रहता है। वो जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट जो है वो, या फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है जो किसी भी इदारे ने प्रिंट किया हुआ है। मसलन अगर आप पाकिस्तान में है तो वो पार्शियल फील्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ में एक और होता है पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट। इसमें जो है जो स्पेसिफिक प्रोविजन होती हैं जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट पार्ट 1 की, उसको मॉडिफाई किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जिस प्रोजेक्ट के ऊपर इसने इस्तेमाल होना होता है। मसलन अगर आपका प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है तो उसमें जो चेंजेस आपने करनी है क्लाइंट के हिसाब से, मसलन कुछ पेमेंट की प्रोविजन में चेंज करनी है, क्लेम प्रोसीजर में चेंज करना है, या जनाब आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम वगैरह में भी चेंज करना है, तो जहाँ कहीं पे भी आपने चेंज करना है तो ये जो दूसरा पार्ट है आप उसमें चेंज करते हैं। और जो जो इसका मतलब ये होता है कि जो चेंजेस आप इधर करेंगे वो प्रीवेल करेगी किसको? जनरल कंडीशन ऑफ, ठीक है जी। किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ के जो कंट्रैक्ट हैं, जनरल ऑफ कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट्स होती हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक जो जनरल होता है वो उसका स्टैंडर्ड होता है कि जिस इदारे का भी आप यूज कर रहे थे, और दूसरा हिस्सा उसका होता है पार्टिकुलर कंडीशन। तो पार्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट की होती है प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नेचर के हिसाब से, तो वो प्रीवेल करेंगे। जब कहीं पे भी आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट देखने हो, कोई सोल्यूशन लेना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कहाँ पे आपने देखना है? पार्टिकुलर कंडीशन पे देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जनरल में देखना है, जहाँ पे दोनों में कंफ्लिक्ट हो, और तो उस सूरत में क्या करना है, पार्टिकुलर कंडीशन को आपने लेके चलना है। इसका मेन पर्पज ये है कि क्योंकि पार्टिकुलर कंडीशन जो होती है उसको अमेंड किया होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसके बाद जी पहले हमने डिस्कस किया है कि जो फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट होते हैं वो दो किस्म के हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है और दूसरा बेस्पोक फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है कि में क्या क्या चीजें होती हैं और उसके कितने पार्ट होते हैं। एक उसमें जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट होता है। बेस्पोक फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट क्या है? इज यूजुअली नॉट रेडिली अवेलेबल। ये कुछ अवेलेबल, ये मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं होता है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको अभी फिडेक का रेड बुक कुछ भी कोई भी कलर या ऑप्शन चाहिए तो वो अवेलेबल होगा वेबसाइट पे या फिडेक पे या कहीं पे भी जो ऑनलाइन स्टोर है उससे आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्पोक फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट रहता है ये रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। एम्प्लॉयर क्लाइंट ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश दिस विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट।
कोई भी एम्प्लॉयर जो है या क्लाइंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट की नोयत के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से अपने जो स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से इसको डेवलप करता है। तो ये जो डेवलप करता है ये हो सकता है वो किसी भी फॉर्म ऑफ की कॉपी को लेकर उसमें डेवलप कर ले, उसमें चेंजेस कर ले, उसमें अमेंडमेंट कर ले अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं ऐसा ऐसा फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी एम्प्लॉयर क्लाइंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से खुद डिजाइन करे, ठीक है जी। वो सारे मैकेनिज्म जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो खुद उसमें सारे चीजें शामिल करें, उसमें कुछ चेंज करें, अपडेट करें, कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी वो करे, तो वो जो होता है वो bespoke कहलाता है। अच्छा, अभी जो है इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और bespoke फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको क्या होती है कि हर पार्टी, क्योंकि वो एक टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, सारी पार्टीज जो है, मसलन अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जो है यूजुअली जो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो आपको ये आइडिया होगा कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या कहता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्क आपने बेयर करने वो डिफाइंड होती है, ठीक है। जबकि बेस बुक में ये नहीं, बेस बुक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सबके लिए नया होता है, क्योंकि वो हर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। मसलन कोई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके क्लाइंट ने डेवलप किया होगा, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इसमें उसने क्या क्या चीजें एलोकेट की हैं, उसका रिस्क किसको ज्यादा है किसको कम। अच्छा, दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फायदा है, कॉन्ट्रैक्टर अपने रिस्क को समझते हैं, तो उस वजह से जो वो ऑफर देते हैं ना उस काम को कंप्लीट करने की, कंपटीटर ऑफर देते हैं, वो क्या होती है, कंपटीटिव होती है, क्योंकि हर बंदे को अपनी रोल रिस्पांसिबिलिटी क्लियर होती है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा रोल रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, हमारे रिस्क क्या होंगे, कौन सा मैकेनिज्म में क्या जो है सोल्यूशन है वो क्या होगा। तो वो सारे के सारे एक पेज पे होते हैं, यानी सबको एक ही किसी भी चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट नॉलेज होता है, तो वो उसकी वजह से वो जब बिड करते हैं तो वो जो है वो कम्पिटिटिव होती है। कम्पिटिटिव मीन के जिसका यानी मुकाबला होता है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा कर दे और कुछ आउटस्टैंडिंगली लो कर दे, ऐसा नहीं रहता है। सारे जो है एक रीजनेबल मुकाबला करते हैं कि यार कि नहीं ये कम्पिटिटिव है, इसमें ऑलमोस्ट सबकी अंडरस्टैंडिंग एक होती है उस काम को लेकर, ठीक है जी। अच्छा, रिपोज कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर लाइकली टू बी लेस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक फायदा ये भी है, चूंकि सारी पार्टियां जो है उनका एक्सपीरियंस होता है ऐसे फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का या ऐसी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का, तो किसी भी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कंट्रैक्चुअल मैकेनिज्म होते हैं उनमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ जो है दूसरी पार्टी उसके बराबर काम नहीं कर रही है, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो वो उनको जो है उसका आइडिया होता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि अगर एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं कर रही तो उसका ये प्रोसीजर है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो डिस्प्यूट नहीं बनती, वो उनको प्रोसीजर पता होता है, वो उसको फॉलो करते हैं तो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि कंपेयर टू bespoke में ये रहता है कि जनाब वो चूंकि दोनों पार्टियों के लिए नया होता है, तो उनकी जो है वो ड्यूरिंग पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो अगर कुछ उनको फेवर ना हो या इनकंसिस्टेंसी हो तो प्रॉब्लम आ जाती है डिस्प्यूट में, वो ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गुड प्रोफेशनल डाइस कंटेन मैनी एम्बिग्यूटी। इसमें ये है कि जनाब जो bespoke फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है वो एम्प्लॉयर या क्लाइंट ऑफ प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाता है। अब ये पता नहीं होता है कि उस एम्प्लॉयर के पास कोई प्रोफेशनल टीम है जिसने वो डेवलप किया हुआ हो। अगर तो प्रोफेशनल टीम हो फाइन, अगर वो उसके साथ प्रोफेशनल टीम नहीं है, लीगल टीम नहीं है, वो उसने प्रॉपर तरीके से जो जो कंट्रेक्चुअल मैकेनिज्म है या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट की क्लासेस हैं उसको प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया है, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर रही है, तो इस सूरत में जो है वो प्रॉब्लम होगी, वो एम्बिग्यूटीज का चांस हो गया, उसकी कंडीशन वो मैच नहीं कर रही। तो ये जो bespoke होते हैं इसमें सबसे ये भी एक ड्रॉबैक है कि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के या स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक इदारे ने बनाया हुआ होता है और उसके पास बाकायदा लीगल टीम होती है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं,
और ये टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। अगर कुछ इसमें कुछ चीजें खामियां होती है तो वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करते रहते हैं। जबकि bespoke में ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी एम्प्लॉयर क्लाइंट ने पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया होता है तो उसके लिए ये नया होता है, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग bespoke ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो है खतरे वाली बात ये होती है bespoke फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर जो इफ प्रोविजन आर अल्टर्ड इन bespoke फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अलाइन द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली इन फेवर ऑफ क्लाइंट। मसलन अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने या क्लाइंट ने किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होता है, अगर उसने वो सारी कंडीशन जो हैं वो उसने अपनी फेवर के हिसाब से डाल दी हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूजली ऐसा नहीं होता है। उसमें बैलेंस होती है कि जो रिस्क कंट्रैक्टर का है वो भी बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें कंट्रैक्टर पे डाल दी जाती हैं और ऐसा भी नहीं है सारी चीजें एम्प्लॉयर पे डाल देती हैं। वो जो होता है एक प्रॉपर बैलेंस होता है। जबकि जो bespoke होता है इसमें क्या होता है कि वो कुछ जो में हो सकता है वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्लाइंट जो है अपनी फेवर में ड्राफ्ट कर दे। तो उस सूरत में ये होता है कि देयर इज इवन पॉसिबिलिटी दैट इन केस अगर कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो कोर्ट में वो डिस्प्यूट अगर चला जाए तो कोर्ट क्या करता है कि उस कंट्रैक्ट को रीफ्रेम कर देता है। अब अगर कोर्ट रिव्यू करेगा कंट्रैक्ट को, bespoke कंट्रैक्ट को, देखेगा इसमें तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, सारे कंट्रैक्चुअल मैकेनिज्म है, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयर की फेवर में है, वो तो कंट्रैक्टर की फेवर में है ही नहीं है। और उस सूरत में कोर्ट क्या करेगा, उस कंट्रैक्ट को रीफ्रेम कर देगा, वो नए सिरे से उसको तरतीब देगा या उसमें कुछ चेंज कर देगा और इन मोर इक्विटेबल। वर्स्ट केस में क्या होगा कि इवन वो कंट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। अगर जो कंट्रैक्ट है वो बैलेंस नहीं है, वो क्या है, वो सारा एम्प्लॉयर की फेवर में है, कंट्रैक्टर की फेवर में नहीं है, या कंट्रैक्टर को डैमेज नहीं है, तो वो कोर्ट क्या करेगा, उसको कंट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देगा। तो ये सारे सिनेरियो जो हैं वो पॉसिबल है bespoke में। इसलिए जो मार्केट है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट ही यूज करें, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों के ड्राफ्टेड होते हैं, वक्त गुजरने के साथ अपडेट होते हैं। तो वो वही इंकरेजमेंट है कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट की तरफ से, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके। ये तो पहला पार्ट था जिसमें हमने जो है डिस्कस किया है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंट्रैक्चुअल मैकेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस होती हैं जो प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कमिटमेंट्स है, फाइनल अकाउंट है, चेंज प्रोसीजर है, क्लेम्स हैं, इंश्योरेंसेस हैं, टर्मिनेशन है। तो प्रोजेक्ट में जो जो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आ सकती हैं, तो उन सारों के मतलब जो है वो सारी जो है ना वो गाइड होती है, प्रोसीजर डेवलप होते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और उनको कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया है कि ये कितनी किस्म के होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक bespoke होता है। जो स्टैंडर्ड होता है उसके मजीद दो पार्ट होते हैं, एक जर्नल होता है, एक पार्टिकुलर होता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि bespoke क्या होता है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इन दोनों का तकाबली जायजा लिया है कि कौन सा जो है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्रायोरिटी प्रेफर किया जाता है। तो अभी इस पार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ ए अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ FIDEC। अभी FIDEC आप ऐसा समझ लीजिए कि FIDEC मीन एक ब्रांड मीन जैसे आप टोयोटा, आपके यहाँ टोयोटा गाड़ी है तो टोयोटा में काफी ज्यादा मॉडल है। मसलन आपके पास विट्स है, यारिस है, करोला है, फिर एवोलॉन है, कैमरी है, फिर लैंड क्रूजर प्राडो है, फिर लैंड क्रूजर है। तो जिस आदमी को जो चीज चाहिए वो उस हिसाब से वो उसका इंतखाब करता है, वो उसको ले लेता है। इसी तरह FIDEC भी एक जो इदारा है जिसने ये बनाए हैं फार्मर में, इसमें उसने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। अभी वो ऑप्शन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इसमें जो है स्टडी करेंगे, और इसके अलावा जो है वो कौन सा ऑप्शन किस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है वो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। व्हाट इज द FIDEC फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर है, फाउंडेड इन 1930 में जनाब इसका जो है रखी गई है, बुनियाद रखी गई है। इनका जो पब्लिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो FIDEC ने मार्केट में दिया है वो 1957 में दिया है। वो रेड बुक की फर्स्ट एडिशन थी, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि वो क्या था। इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, और ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ या करने वाला।
अच्छा जी, फिडिक रेनबो सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो फिडिक है इसने डिफरेंट किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बनाए हुए हैं, डिफरेंट किस्म की कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बनाई हुई हैं, जो कि डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। ठीक है, अभी उसमें ये है रेड बुक है, फिर येलो है, सिल्वर है, ग्रीन है, ये भी रेड बुक सब कॉन्ट्रैक्ट है, फिर गोल्ड बुक। अभी इसको कैसे कैसे करना है, ये कौन सा फिडिक का ऑप्शन जो है, ये कलर जो है, असल में कलर जो है उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिए। हर जो बुक है वो किसी न किसी जगह के ऊपर जो है एक दूसरे के से मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे सारों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो सूटेबल है वो यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे ये रेड बुक है फर्स्ट वाली, ये सूटेबल है, तो आप उसके ऊपर गोल्ड बुक नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड बुक जो है उसका सिनेरियो, उसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ और है। तो ये जो उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं बुक को, ये उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए हुए हैं कि इनके जो है डिफरेंसेज हैं। जो इनसाइड व्यू जनरल का जो इनसाइड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो है रोल्स, रिस्पांसिबिलिटी, डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो ये जो कलर है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि जी ये कलर है, ये किसी और काम के लिए, दूसरा किसी और काम के लिए। ये किस किस काम के लिए, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिडिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कलर्स। जो फिडिक ने 1957 में पहला जो है वो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में पब्लिश किया था, उसको कहते हैं रेड बुक। ठीक है जी, रेड बुक फॉर एम्प्लॉय एंड कंसल्टेंट डिजाइन। वो क्या होता है कि इसमें 57 में इसने पहला किया, फिर उसके बाद सेकंड एडिशन आया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अभी जो मार्केट में चल रहा है फोर्थ एडिशन चल रहा है इसका 1987 का। और इसके अलावा जो है इसका जो उसने कलर दिया है रेड बुक। रेड बुक का मतलब है ये ऐसी फॉर्म ऑफ या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या कहाँ पे यूज होगी, कि ये जी जहाँ पे एम्प्लॉयर या कंसल्टेंट का डिजाइन होगा। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये फिडिक ने ओल्ड जो है था 1987-95 में कौन कौन सा फॉर्म लेके आई थी और उसके कलर कौन कौन से हैं। जो कलर की डिटेल है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते जाएंगे। फिर इसी तरह फिडिक ने जो ओल्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम अभी ओल्ड कहते हैं, इसके बाद जो है अभी और भी फिडिक लेके आई है, वो 1999 में एक सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आई है फिडिक। और फिर इसके अलावा जो मोस्ट करंट है वो 2017 में लेके आई है। ठीक है, वो भी हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, रेड बुक है 90 जो इसने 57 में की है, उसको अपडेट करते हैं 87-95। इसका इस्तेमाल जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंसल्टेंट क्लाइंट ने डिजाइन किया होता है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जी येलो बुक है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क इंक्लूडिंग इरेक्शन ऑफ साइट। तो जो जहाँ पे ऐसा कोई नेचर का वर्क हो वहाँ पे येलो बुक यूज होगी। फिर ऑरेंज बुक फॉर डिजाइन एंड बिल्ड एंड टर्न के, वहाँ पे जहाँ पे डिजाइन बिल्ड का प्रोजेक्ट है टर्न की पे, वो ऑरेंज बुक है। ये जो है ये पुराना फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फिडिक का ओल्ड वाला। अभी भी कुछ जो इलाकों में या कुछ मुल्कों में ये चल रहे हैं। प्योरली पाकिस्तान में जो है वो अभी भी फिडिक जो है इसका जो फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है रेड बुक डिजाइन जो है ना, एम्प्लॉयर और कंसल्टेंट का जो डिजाइन है, ये अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। जो एज पर लॉ भी है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो रिकमेंडेड है 1987 का फोर्थ एडिशन जो है, वो अभी भी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है मोस्टली उनमें वो यूज हो रहा है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यही चल रहा है। तो हम ये इसकी जो है वो डिटेल्स जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिडिक ने और फिर दोबारा जो ओल्ड वर्जन है उसके बाद फिडिक ने 99 में सूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेके आई है, फिर 2017 में लेके आई है। इसमें एक रेड बुक है जिसमें कंस्ट्रक्शन जो कि यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स डिजाइन बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद जो रेड बुक के साथ उस सूट में एक येलो बुक है जो प्लान डिजाइन बिल्ड फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लांट फॉर डिजाइन बिल्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क। तो उसके बाद फिर एक और है सिल्वर बुक जो उसको ईपीसी या टर्न की में लेके आई है। इसकी जो डिटेल डिस्कशन है कि इनका पर्पस, इनकी डिफरेंस जो है वो क्या क्या डिफरेंस है, ये किस वजह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या इनका इख्तलाफ है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ऊपर डिस्कस किए, इसके अलावा फिडिक्स की और भी जो है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे ग्रीन बुक है, ये शार्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होती है। फिर इसी तरह गोल्ड बुक है, ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है बिल्ड अपडेट पे। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर ब्लू बुक है, वो ट्रैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन वर्क के लिए होती है। उनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो क्या करना है, हमने नेक्स्ट पे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिडिक का एक पिंक बुक है, एमडीबी हार्मोनाइज्ड
और उसके अलावा जो है फिडिक की वाइट बुक है जो मॉडल सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन कंसल्टेंट के लिए, फिर वाइट बुक मॉडल रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो फिडिक ने अभी तक पब्लिश की हैं। इसके अलावा कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट के अलावा जो है फिडिक ने कुछ और भी पब्लिकेशन की है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जरूरियत को मद्देनजर रखते हुए। जैसे ये जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो कंट्रैक्टर का और एम्प्लॉयर में यूज होती हैं या एम्प्लॉयर और कंसल्टेंट में यूज होती हैं। तो अगर फर्ज कर लें आप कंट्रैक्ट के साथ हैं तो आपने एक सब कंट्रैक्टर को हायर करना है, तो उसके लिए कोई आप उसके लिए भी फिडिक ने जो है वो कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल की हुई है। जैसे सब कंट्रैक्ट कंडीशन फॉर सब कंट्रैक्ट पॉसिबल, ओल्ड वर्जन है इनका 1987 पे, ठीक है। वो उस पे उसके हिसाब से जहाँ पे वो बुक यूज हो रही तो उसकी रेलिवेंसी के लिए ये कंडीशन है। इसके अलावा जहाँ पे ये फिडिक के नए वर्जन यूज हो रहे हैं 99 वाले, तो उसके लिए भी फिडिक ने जो है वो कंडीशन फॉर सब कंट्रैक्ट के लिए मार्केट में जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा फिडिक की तरफ से जो है टेंडरिंग प्रोसीजर जो है वो भी अवेलेबल है, कि जिसमें डिटेल गाइडलाइन है कि जी टेंडरिंग को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें को डिटेल में दी है। वो भी जो एम्प्लॉयर जो है अपने प्रोजेक्ट को टेंडर करने के लिए वो उसी को पालन कर रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है जॉइंट वेंचर अगर फर्ज करने को ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे एक कंट्रैक्टर जो है वो उसको जो नहीं ले सकता है या उस पर टेंडर नहीं कर सकता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी कम होने की वजह से या एक्सपीरियंस कम होने की वजह से या कुछ भी रीजन हो सकती है, या फिर बाई लॉ ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो उस पर उसको जो है किसी इंटरनेशनल जो कंट्रैक्टर के साथ जेवी करना हो, तो उस सूरत में उनका जो आपस में एग्रीमेंट होता है उसके लिए भी फिडिक ने जो है वो एग्रीमेंट वगैरह पब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा फिडिक की तरफ से एक और है सब कंसल्टेंसी एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एम्प्लॉयर ने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है और वो कंसल्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट की सारी जो है सर्विसेज या जो भी स्कोप है उसको डिजाइन नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके लिए क्या होगा कि किसी और कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे यूएई में हर यूटिलिटीज के लिए अलग अलग अथॉरिटी है, मतलब जो सीवरेज सिस्टम है इसके लिए अलग अथॉरिटी है, तो सीवरेज सिस्टम का जो डिजाइन करते हैं वो उस अथॉरिटी से अप्रूव होने चाहिए। इसी तरह स्टॉर्म वाटर है, इसी तरह इरिगेशन है, इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन है। तो फर्ज कर लें आपका एम्प्लॉयर जो है वो यूएई में है और उसने एक जो है रोड डिजाइन करवाना है उसमें यूटिलिटीज, तो उसने एक कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है जिसके पास सबकी अप्रूवल्स हैं लेकिन सीवरेज की अप्रूवल नहीं है। तो उस सूरत में क्या करेगा वो जो आपका कंसल्टेंट है वो जो है किसी ऐसे कंसल्टेंट को हायर करेगा जो उसके लिए जो सीवरेज का डिजाइन करे, लेकिन वो जो कंसल्टेंट है वो अथॉरिटी का अप्रूव होना चाहिए। तो उस आपके कंसल्टेंट में और जो सब कंसल्टेंट वो जो आपका कंसल्टेंट हायर करेगा उसके बीच में जो कंडीशंस हैं कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट उसके लिए भी फिडिक्स ने जो है वो कंडीशन वगैरह प्रिंट की हुई है, तो वो यूज हो जाती है। फिडिक ने ऑलमोस्ट जो है चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे सारी जगहों के ऊपर यूज हो रही है, तो फिडिक ने हर उस जरूरत के लिए जो है ना फॉर्म ऑफ एक्सटेंडर फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट जो है वो उसको पब्लिश कर दिए ताकि कोई भी पार्टी जो है इजीली उसको इस्तेमाल कर सके जो बैलेंस है सब पार्टी के लिए अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, ये भी जो है पहले अभी अब तक हमने क्या किया है, हमने फिडिक के ऊपर डिस्कस किया है कि फिडिक क्या है, फिर इसके बाद हमने फिडिक के फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट या कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट जो डिफरेंट किस्म के हैं उसके ऊपर डिस्कस किया है कि वो कौन कौन सी किस्म के हैं। रेड बुक, येलो बुक, सिल्वर बुक, गोल्ड बुक है, फिर ब्लू बुक है, फिर ग्रीन बुक है। इसके अलावा जो कंसल्टेंट के लिए है, इसके अलावा सब कंसल्टेंट के लिए। तो अभी जो है अभी जो ये वाला पार्ट है अभी इसमें क्या ऐसा डिस्कस करेंगे कि फिडिक का ये कौन सा कलर जो है ये किस प्रोजेक्ट के लिए जो है सूटेबल है। तो उसको जो ये देखने के लिए कौन सा कलर का प्रोजेक्ट, कौन सी कलर का जो फिडिक का जो फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। color is mostly linked with the selected procurement route। अभी procurement ये लिंक होता है ऑलमोस्ट डायरेक्टली फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। प्रोक्योरमेंट रूट क्या होते हैं इसके बारे में हमारा एक डिटेल लेक्चर हो चुका है जो वालबन सबसे पहला था, वो मेरा ख्याल है फारूक अली खान साहब ने दिया था, तो उन्होंने डिस्कस किए होंगे कि प्रोक्योरमेंट रूट क्या होता है। प्रोक्योरमेंट रूट बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं वो सारी चीजें जो एक प्रोजेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए लेने के लिए एम्प्लॉयर जो है
उसमें वो यूज करता है। मसलन अगर उसको एक प्रोजेक्ट लेना है तो उसमें टेंडरिंग कैसे करनी है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स उसका डिजाइन कैसे करना है, टेंडरिंग कैसे करनी है, फिर जो है उसको कंस्ट्रक्शन पे कौन सा कंट्रैक्टर किस स्टेज कंट्रैक्टर को हायर करना है तो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो वो सारी चीजें डिफाइंड होती हैं उस प्रोक्योरमेंट रूल में। ठीक है जी। इसके बाद जो है जो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कलर इज मोस्टली लिंक्ड विद द सेलेक्टिव प्रोक्योरमेंट रूल, और इसके अलावा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीज की, उसके हिसाब से जो है ये सिलेक्ट किया जाता है। एलोकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को एलोकेट करने के लिए कौन सा पार्टी कितना रिस्क, कैसा रिस्क बेयर करेगी, ये चीजें भी मद्देनजर रखी जाती है किसी भी जो है ऑप्शन को, प्रेडिक्ट कलर को ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए। फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट की टाइप को हमें देखना होता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग है, क्या है, ये बिल्डिंग है, रोड है, या इसके अलावा मेरीन पे है, लैंड पे है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट को देखना है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट रूट, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डिसाइडेड एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यूजुअली हम लोग जो हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में या जो मोस्टली लोग जो है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी, पोस्ट कंट्रैक्ट। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री कंस्ट्रक्ट पे काम कर रहे होते हैं, प्री कंट्रैक्ट में मसलन टेंडरिंग में अगर आप कंट्रैक्टर के साथ एज ए सीनियर क्यूएस या अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं तो आपका क्या जिम्मेदारी होगी कि आपने टेंडर भी करना होता है नए प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसको भी देखना होता है। तो ये डिफरेंट होती है। तो हमारे यहाँ जो कॉमन कंसेप्ट होगा जो यही होता है कि जी प्रोजेक्ट की एक ही स्टेज है और वो कंस्ट्रक्शन स्टेज है या टेंडरिंग या डिजाइन स्टेज है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट की जो है ऑलमोस्ट 7 स्टेजेस हैं। ये एक रिबा है, रिबा, देयर आर 7 कॉमन स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एज ए रिबा प्लान ऑफ वर्क। जो है एक रिबा एक इदारा है जिसी तरह है, ऐसे ही एक इदारा है कहाँ पे, यूके में, जिसने जो है वो बड़ी डिटेल काम किया और उसने किसी भी प्रोजेक्ट को 7 इसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो स्टैटिस्टिक डेफिनेशन है, फिर सेकंड प्रिपरेशन, कंसेप्ट डिजाइन, आगे फिर कोऑर्डिनेशन, फिर टेक्निकल। जो ये 7 हिस्से हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन आ रही है ना वो 5वें नंबर पे आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो अभी जो रूट की सिलेक्शन होती है वो मोस्टली क्या होती है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान तो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमें तो पहले स्टेज पे करना होता है, जो कि क्या हो सकती है, कंसेप्ट डिजाइन पे हो सकती है स्टेज नंबर 2 पे, या टेक्निकल डिजाइन पे हो सकती है। ठीक है जी। अभी कौन सा रूट किस स्टेज पे जो है वो डिफाइन होना है, क्या करेंगे वो जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्टेजेस फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट रूट एप्रोप्रिएट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट रूट। जो है ना, जो किस स्टेज पे हमने कौन सा प्रोक्योरमेंट रूट सिलेक्ट करना है, तो इसका प्योरली जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट रूट के ऊपर। जो टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट रूट हैं वो मोस्टली 4 किस्म के हैं। इस बारे में डिटेल आपका एक लेक्चर हो चुका है, जो पहला लेक्चर था उसमें बताया गया होगा कि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट रूट है, डिजाइन एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट रूट है, फिर मैनेजमेंट कंट्रैक्टर प्रोक्योरमेंट रूट है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट। अभी जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट रूट है इसमें क्या चीज स्पेसिफिक है, इसमें ये रहता है कि इसमें जो डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की होती है। अच्छा, जो इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं वो डिटेल डिस्कस हो चुकी होंगी, अगर अभी हम उस पर डिस्कस नहीं है। इसके अलावा जो डिजाइन एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट रूट है उसमें जो है जो डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। अभी नेक्स्ट पे है जी मैनेजमेंट कंट्रैक्टर। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है ये मोस्टली कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। एम्प्लॉयर जो है इसमें एक कंट्रैक्टर हायर करता है जो जिसकी एक्सपर्टी होती है, जिसकी काबिल टीम होती है, जिनके पास काफी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है उस खास किस्म के प्रोजेक्ट के लिए, उसको हायर कर लेता है। और साथ में और दूसरी पार्टी भी हायर करता है, डिजाइनर और दूसरे जो है आर्किटेक्ट वगैरह। ठीक है। तो ये सारे मिलके काम करते हैं, पैकेज डिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये इसको कंट्रैक्टर ने इसको डिजाइन करना है या एम्प्लॉयर ने डिजाइन करना है। इस रूट में ये जो है ना लीस्ट तक जो है वो क्लियर होता है कि वो किस स्टेज पे जाए, उस हिसाब से फिर उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इसी तरह का ये एक रूट है, ये भी कम्प्लेक्स पार्ट, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट ये है कि जो है जो है वो डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयर जो है उसके साथ लिंक होते हैं, जबकि मैनेजमेंट कंट्रैक्टर में जो रूट है उसमें जो कंट्रैक्टर है वो मेन कंट्रैक्टर के साथ लिंक होते हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है डिटेल में, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ
जो है अभी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया है और उसी के हिसाब से जो है जो सुटेबिलिटी वो डिस्कस किया। अच्छा, मैनेजमेंट रूट आर डिसाइडेड एट द सेकंड स्टेज। जो मैनेजमेंट रूट कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट कंट्रैक्टर है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये किस स्टेज में प्रोजेक्ट की हो जाते हैं जी डिसाइड, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, कंसेप्ट डिजाइन पे। अच्छा, जो है इसके बाद जो है डिजाइन एंड बिल्ड एंड ट्रेडिशनल रूट जो है वो किस पे जाके होते हैं डिसाइड एट फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, ये फोर्थ स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज अगर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है तो इसमें फोर्थ स्टेज में टेक्निकल डिजाइन है। तो टेक्निकल के शुरू में जो है वो डिजाइन में बिल्ड हो जाएगा, टेक्निकल में जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो वो ट्रेडिशनल रूट हो जाएगा। इन स्टेजेस का बड़ा अमल दखल है जो है फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट को सिलेक्ट करने सिलेक्शन में, ठीक है। ये चूंकि स्टेजेस जो है डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट रूट के साथ लिंक है, तो जो फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है, कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट है, वो भी प्रोक्योरमेंट रूट के साथ लिंक है। तो इसलिए जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है। अच्छा जी, जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट रूट है मूवी फॉरवर्ड, इसमें क्या रहता है जो हमने अभी जो डिस्कस किया है कि इसमें डिजाइन के हिसाब से हमने इसको डिस्कस किया है। इसमें और काफी ज्यादा फीचर्स देखने होते हैं जो प्रोक्योरमेंट रूट है, लेकिन अभी चूंकि हम ये टॉपिक जो है हमारा वो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कलर या अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो उसके लिए हमें सिर्फ इसकी डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी इसमें और काफी ज्यादा फीचर है और काफी ज्यादा चीजें देखनी होती है, लेकिन वो इसका चूंकि इस आज की प्रेजेंटेशन का वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। तो हम सिर्फ इसमें वही डिस्कस करेंगे जो रेलिवेंसी है हमारी फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट के हिसाब से। तो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट रूट जो है, इसमें क्या होता है कि डिजाइन जो है वो इंप्लायर करता है या उसका कंसल्टेंट करता है, ठीक है। और ऐसा कोई भी जो प्रोजेक्ट हो जिसका जो डिजाइन एम्प्लॉयर ने किया हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट या कौन सी कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट लगेगी, वो रेड बुक लगेगी। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ना, डिफरेंट किस्म के कलर है, रेड बुक है, येलो बुक है, सिल्वर बुक है, और उसके बाद गोल्ड बुक है, ग्रीन है, डिफरेंट कलर के। तो अभी हम जो है यहाँ पे इसको डिसाइड करेंगे या बताएंगे कि कैसे कौन सी जगह के ऊपर कौन सा कलर या कौन सा फिटिंग का ऑप्शन यूज होगा, ठीक है। अब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसका डिजाइन जो है वो एम्प्लॉयर ने किया हो, तो उस जगह पे ऊपर कौन सा फील्ड का ऑप्शन यूज होगा, वो रेड बुक होगा। अब हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमें एक जो लेक्चर पीछे अहमद साहब ने दिया है, तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में क्या है, जो फील्ड की जो रेड बुक 1987 है वो यूज हो रही है। अभी हमें जैसे कोई आदमी ये बताए कि जनाब इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा जो है फीडबैक का ऑप्शन यूज हुआ है, तो हमें जो है आइडिया मिल जाएगा कि इसमें डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, ठीक है, या ये प्रोजेक्ट जो है किस नेचर का है। अगर जैसे हमें पता चले कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में वो जो है रेड बुक यूज हो रही है, तो उसका मतलब है वो डिसाइड है कि जी उसका जो डिजाइन है वो एम्प्लॉयर ने किया हो, ठीक है जी। इसके अलावा जो अभी नेक्स्ट में अभी रेड बुक में भी डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे हमने बताया कि वो 1987 है, फिर 99 आ गई है, फिर उसके अलावा अभी 2017 भी आ गई है, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस रजीम में आप पाकिस्तान में यहाँ पे यूएई में जो मोस्टली जो है वो 99 यूज हो रही है, कहीं पे भी 1987 भी अभी कुछ चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में 1987 चल रही है रेड बुक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिजाइन एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट रूट। अच्छा, इस डिजाइन एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट रूट में जो डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रैक्टर की है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है एम्प्लॉयर की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी रहती है। अभी डिजाइन एंड बिल्ड के लिए डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं, जो ऑप्शन है, जो फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट है वो यूज हो सकते हैं। अभी वो नीचे लिखे हुए हैं, 3 किस्म के यूज हो सकते हैं। मसलन अगर डिजाइन एंड बिल्ड का प्रोजेक्ट है जिसमें जो है डिजाइन कंट्रैक्टर ने करना है, तो उसमें कौन सा यूज हो सकता है, येलो बुक भी यूज हो सकती है। इसके अलावा उसमें कौन सी यूज हो सकती है, सिल्वर बुक भी यूज हो सकती है। इसके अलावा उसमें कौन सा यूज हो सकता है, गोल्ड बुक भी यूज हो सकती है। अभी हमने या अभी जो दूसरे जो जो प्रोफेशनल्स हैं उसने डिसाइड करना है भाई डिजाइन बिल्ड तो क्लियर हो गया कि ये जो कंट्रैक्टर ने डिजाइन करना है, लेकिन जो है येलो बुक जो है वो किस ऐसा डिजाइन जहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट रहता है कि जी उसे जो है कंप्लीट फैसिलिटी जो चाहिए, ठीक है। जो डिजाइन कंट्रैक्टर ने करना है, बिल्ड भी कंट्रैक्टर ने करना है, लेकिन वो इतनी कंप्लीट चाहिए कि वो जो उसमें कुछ काम है वो एम्प्लॉयर खुद से कर ले। मसलन अगर कुछ इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं वो उसने खुद लगाने हैं, या अगर होटल है उसने फिटिंग फर्निशिंग खुद करनी है, ठीक है जी।
कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसमें जो एम्प्लॉयर कहता है कि जी मुझे ये, मसलन अगर उसने स्कूल का कहा है कि जी मुझे जो है वो स्कूल बना दे 200 के लिए, 300 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि बाद में वो डेस्क, बेंचेस वगैरह, फर्नीचर वगैरह वो खुद से अरेंज करेगा। तो जहाँ पे ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो है वो अपने पार्ट पे कुछ काम करना चाहे या बाकी जो वो खुद करना चाहे, तो उस सूरत में क्या रहता है कि कौन सा कलर यूज होता है, वो येलो बुक यूज होता है। अभी येलो बुक का हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि कोई ऐसा डिजाइन जिसको कंट्रैक्टर ने डिजाइन किया है और इसके अलावा कंसेप्ट भी कंट्रैक्टर ने किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम बाकी हैं जो कंट्रैक्टर ने नहीं करने, जो एम्प्लॉयर खुद करेगा। तो उसके लिए जो कौन सा कलर यूज होगा, येलो बुक। अभी आपके सामने अगर कुछ भी आदमी जिक्र कर ले कि यार जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर येलो बुक है, तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जी हाँ ठीक है ये येलो बुक है, इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कंट्रैक्टर ने, इसमें कुछ पार्ट इंस्टॉलेशन का, इक्विपमेंट का, फर्निशिंग, फिटिंग, फिनिशिंग का वो एम्प्लॉयर का। नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो ये है कि जी डिजाइन एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट रूट है, इसमें रिस्पांसिबिलिटी कंट्रैक्टर की है, उसने डिजाइन करना है। लेकिन अभी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रैक्टर से क्या कह रहा है कि जी आपने क्या करना है, मुझे कंप्लीट फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करके देनी है, डिजाइन भी आपने करना है, फैसिलिटी को कंप्लीट भी करना है, और मुझे जो फैसिलिटी है वो रेडी टू यूज चाहिए, मैं उसको अपग्रेड कर लूँ उसको। इस जो है वेरिएंट है जो इसका, इसको कहते हैं इंजीनियर, ईपीसी मीन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसको दूसरा एक नाम भी है टर्न की, यानी जैसे आपके पास चाबी है, आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, वो फुली फैसिलिटेड रेडी है चलाना है। सिमिलर कंसेप्ट यही है कि कोई भी फैसिलिटी जो कंट्रैक्टर डिजाइन करेगा उसको पूरी तरह फर्निश फिट करेगा, आपको जिस पर्पज के लिए आपने बनाया है वो उस पर्पज के लिए रेडी होगा। जैसे एग्जांपल ये है कि जो प्लांट्स हैं हमारे, ये यूरिया का प्लांट है, एलएनजी का प्लांट है, या सीमेंट का प्लांट है, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है डिजाइन को कि मुझे जो है वो कितने 200 जो है 2400 या 5 टन 2400 3000 टन पर डे या 24 आवर की कैपेसिटी का प्लांट चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि कंट्रैक्टर वो सारा चीजें प्लांट को डिजाइन करेगा, फिर उसको इक्विपमेंट सारी फिनिशिंग करेगा और एम्प्लॉयर को दे देगा जी ये रेडी है, अब आप जो है इसको अपनी ऑपरेशन टीम लेके आ जाए और प्रोडक्शन शुरू कर दें। तो ऐसे कंट्रैक्ट को क्या कहते हैं जी, टर्न की कंट्रैक्ट और ईपीसी। और ऐसे कंट्रैक्ट के लिए कौन सी बुक यूज होती है या कौन सा फीडर का कलर यूज होता है, वो सिल्वर बुक, ठीक है। अभी हमें फर्क पता चल गया है कि डिजाइन एंड बिल्ड में जो येलो बुक हो तो उसमें जो है हमें पता चल गया है कि जी अभी इसमें कुछ ऐसा काम है जहाँ पे ट्रैक्टर का डिजाइन है लेकिन कुछ काम एम्प्लॉयर नहीं करना है। तो सिल्वर बुक से हमें ये पता चल जाता है कि ये ऐसा काम है जिसने जो है कंट्रैक्टर ने डिजाइन करना है और कंप्लीट फैसिलिटीज जो है उसने कंप्लीट करके दे दी है, ठीक है, फुली फिटेड। अभी डिजाइन एंड बिल्ड में एक और नया जो तीसरा वेरिएंट है, जो तीसरा ऑप्शन है, वो क्या है कि जी डिजाइन बिल्ड एंड अपग्रेड। अभी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रैक्टर से कह रहा है कि जनाब आप ऐसा करें कि मुझे एक ऐसा मुझे डिजाइन करके दे प्रोजेक्ट, उसको आपने मेंटेन भी, डिजाइन भी करना है, कंस्ट्रक्शन भी करना है, और फिर उसको आपने मेंटेन भी करना है सर्टन पीरियड के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो उस सूरत में जो कौन सा वो जो है फीडबैक का ऑप्शन यूज होगा, वो डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेशन यूज होगा, डीबीओ, ठीक है। इसको इसको कलर का इसका क्या, इसको क्या कहते हैं, इसकी बुक का नाम गोल्ड बुक उसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमको इसकी जो एग्जांपल है पाकिस्तान में वो ये हैं, मोस्टली जो रोड्स हैं वो जो इस जो है ना वेरिएंट के ऊपर बन रहे हैं। इसके अलावा अभी सुनने में आया है जो पिछले दिनों में के जो रिंग रोड बन रहा है वो रावलपिंडी का, वो भी इसी फॉर्मेट पे बन रहा है। तो जो हमने ऊपर जिक्र किया है सिल्वर बुक का, वो हमने लास्ट लेक्चर लिया था हामिद साहब का, उन्होंने उसमें बताया था कि जनाब के जो पाकिस्तान में सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या है कि वो सिल्वर बुक यूज हो रही है। अभी जो है आपको आइडिया हो गया होगा कि सिल्वर बुक के प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, वो फुली फिटेड फैसिलिटी कंट्रैक्टर ने डेवलप करके देनी है, ठीक। तो भी हमने इसमें क्या पढ़ा है जी, ट्रेडिशन में पढ़ा है और वो पढ़ा है डिजाइन एंड बिल्डिंग। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जो है दोबारा आ जाता हूँ, एक सेकंड।
तो सब आपके शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपकी आवाज चली गई है। जी नवीद साहब, आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा प्लीज आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। जी जी जी, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। चलिए थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है जी। अभी जो हमने इस स्लाइड में जो ऑप्शन डिस्कस किए हैं वो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट में किए हैं। रेड बुक का आ गया आइडिया कि कोई भी ऐसा जो है प्रोजेक्ट जिसके ऊपर रेड बुक यूज होगी, उसका मतलब ये है कि उसका डिजाइन जो है वो एम्प्लॉयर ने किया होगा। अभी फिर हमने बाद में जो डिजाइन एंड बिल्ड में किया है उसमें अगर हमें ये पता चल जाए कि इस जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर येलो बुक यूज हो रही है फिडिक की, तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो डिजाइन है ये कंट्रैक्टर का है, उसी ने इसको बिल्ड किया है, लेकिन जो है उसने कुछ काम जो है वो नहीं किया जो एम्प्लॉयर करेगा। उसके बाद अगर हमें ये पता चल जाए कि जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिल्वर बुक है, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को डिजाइन भी कंट्रैक्टर ने किया है और जो है बिल्ड भी उसी की है, और उसने फुली फिटेड फर्निश फैसिलिटीज दी है, जैसे एलएनजी प्लांट्स हो गए, दूसरे प्लांट्स हो गए। ठीक है। इसके बाद हमने तीसरा ये पढ़ा है कि गोल्ड बुक, अगर हमें ये आइडिया हो कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर गोल्ड बुक फिडिक का यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि जनाब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये डिजाइन भी कंट्रैक्टर ने किया है, कंट्रैक्टर ने इसको बिल्ड किया है, और कंट्रैक्टर इसको मेंटेन भी करेगा कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, और उसके बाद जो है वो लोकल इदारे हैं उसको देंगे। जी मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट कंट्रैक्टर प्रोक्योरमेंट रूल्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट रूल, ये दोनों जो है ये किस स्टेज पे सिलेक्ट होते हैं? स्टेज नंबर 2 पे, जो कंसेप्ट डिजाइन है। डिपेंड्स अपॉन डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज एडिशनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसमें जो कौन सा कलर यूज होना है फिडिक का, ये डिपेंड करता है प्योरली दोनों रूट के ऊपर कि कौन सी नोयत का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो जो है जो पैकेज कंट्रैक्टर, इसमें कंसेप्ट है कि अगर पैकेज कंट्रैक्टर को शुरू में लेना है कि डिजाइन भी उन्होंने करना है, सही है, और जो तो वो येलो बुक यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने जनाब फुली फिटेड देना है तो वो पिंक यूज करेंगे, सिल्वर यूज करेंगे। गोल्ड बुक वाले मोस्टली इसमें नहीं रहती। ठीक है, ये दो ऑप्शन इसमें यूज हो सकते हैं, या इसमें रेड बुक भी यूज हो सकता है जहाँ पे अगर एम्प्लॉयर की टीम ने जो डिजाइन करना है। ठीक है, ये दोनों में यही सूरत है। अभी क्लियर हो गया, 4 किस्म के प्रोक्योरमेंट रूट है, इनके साथ जो जो कंट्रैक्ट जो है, फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट, कलर ऑफ कंट्रैक्ट यूज हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। मूविंग फॉरवर्ड जी, ये फिडिक की एक स्लाइड है जिसमें उन्होंने एक छोटा सा जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डायग्राम में कि जी कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे हमने यूज करना है। वो पहले में बता रहे हैं फर्स्ट वन में, अगर आपका प्रोजेक्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, उसके लिए ग्रीन फॉर्म यूज होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं जी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एम्प्लॉयर का डिजाइन है। अगर एम्प्लॉयर का डिजाइन है तो उस पर यस लिखा है, यस का मतलब ये है कि आप रेड बुक यूज करेंगे। ठीक है। अगर ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर का डिजाइन नो है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कंट्रैक्टर डिजाइन करेगा। अभी कंट्रैक्टर डिजाइन करता है तो उसमें एक और ये बात कर रही है कि प्लांट्स एंड आर हाई अनफोर्सिंग रिस्क। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि ये कंट्रैक्टर ने डिजाइन करना हो और उसमें हाई अनफोर्सिंग रिस्क हो, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, और उसमें मेंटेनेंस भी नहीं होगी, तो उस सूरत में वो येलो बुक यूज करेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। अगर एम्प्लॉयर की डिमांड या रिक्वायरमेंट जो है वो कहता है कि मेंटेनेंस भी उसने करनी है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, गोल्ड बुक यूज करेगा। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर की डिमांड है कि जो है डिजाइन भी कंट्रैक्टर ने करना है, फिक्स प्राइस हो, लमसम हो, एम्प्लॉयर की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो, और उसमें कोई मेजर अनफोर्सीन रिस्क ना हो, तो उस सूरत में कौन सा कंट्रैक्ट यूज करना है, फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट, वो सिल्वर यूज करना है। तो अगर ये कहते हैं, ये डायग्राम के हिसाब से अगर कुछ भी इधर कलर सूटेबल नहीं आ रहा है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो देन वी विल डिस्कस विद एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट, और उसके हिसाब से हम उसको एडवाइस करेंगे क्या करना है। तो आपको याद होगा कि हमने ऊपर स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो फॉर्म ऑफ सिलेक्शन है वो प्रोक्योरमेंट रूट के साथ लिंक होती है, इसके अलावा एसोसिएटेड एलोकेशन ऑफ रिस्क के साथ होती है, फिर जो है रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी नेचर और उसके हिसाब से होती है, टाइप ऑफ के हिसाब से। तो अभी ऑलमोस्ट ये जो है सारी कर दी, तो हमने ऊपर जो है वो डिफाइन किया है और हम रेड बुक और येलो बुक को क्लियर कर दिए। अभी नेक्स्ट में हम जो रिमेनिंग इसके कॉन्ट्रैक्ट के जो है कलर हैं, ऑप्शंस हैं, वो उसको किसके साथ यूज करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।
अच्छा, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फीडबैक ऑप्शन और कलर अदर देन पीआर मीन प्रोक्योरमेंट रूल। अब ग्रीन बुक, अभी फर्ज कर लें आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉयर जो है उसमें कोई डिजाइन का काम भी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, उसकी वैल्यू भी छोटी सी है, तो उस सूरत में कौन सा फॉर्म जो है वो कौन सी कंडीशन आपका फीडबैक की वो यूज होगी। तो अभी उस सूरत में ये जो है रेड बुक येलो बुक इतनी हैवी कोई जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। उसके लिए भी जो फिडिक ने मार्केट में सोल्यूशन पब्लिश किया हुआ है उसको ग्रीन बुक कहते हैं। ये छोटी सी बुक है, इसमें बस नंबर ऑफ क्लास कम होते हैं, तो ये सिंपल से काम के लिए होती है। जैसे अगर एम्प्लॉयर ने क्या करना है जी, एक इन्वेस्टमेंट कर लें जी, या क्या कर लें, कुछ भी ऐसा छोटा सा कमरा बना लें या कोई ऐसा काम मतलब जिसके ऊपर कोई डिजाइन एफर्ट नहीं है, तो ऐसे कामों के लिए जो है या कट और फिल करना होता है बैक फिल वगैरह, या रोड को लेवल या रोड प्लाट्स को लेवल करना है, तो ऐसे कामों के लिए जो यूज होता है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको ग्रीन बुक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ब्लू बुक है, ये जो है ये नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है। अभी ये दूसरे बुक्स जो है हमने डिस्कस की हैं, मे बी ये सारे लैंड के हों, तो अभी जो है मेरीन वर्क के लिए इंटायरली जो है वो स्कोप अलग है, उसकी नेचर अलग है, उसमें आने वाली चीजें, उसमें फेस होने वाले इशू अलग हो सकते हैं। तो चूंकि ये मेरीन जो है ये भी एक अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड में, तो फिडिक ने उसके हिसाब से जो है जो पर्टिकुलर किस्म का फार्मा कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश किया है उसको मेरीन बुक, उसको ब्लू बुक कहते हैं। तो आपको आइडिया, जैसे ही आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में देखें जिसमें ब्लू बुक का आपको कलर से आइडिया हो जाए या कहीं पे आइडेंटिफिकेशन हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लू बुक जो है मेरीन वर्क के लिए। इसके अलावा पिंक बुक है। अभी जो है डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैं जिसके जो फंडेड डोनर जो है वो बैंक्स हैं, जैसे फिडिक बैंक है, जैसे सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जो ऐसे प्रोजेक्ट जो डोनर के हैं, तो उस सूरत में उसकी जो डोनर्स की वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो फिडिक ने एक अलग से कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जो पार्टिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट को के लिए है, तो उसको पिंक बुक कहते हैं। इसका भी लेटेस्ट वर्जन गालबन जो 2010 है, तो ये पाकिस्तान में गालबन जो अपने डैम्स वगैरह के जो बाहर से जिसको डोनर कर फंड कर रहे हैं बैंक, उसके लिए यूज हो रही है, या कुछ भी रोड का काम हो सकता है, तो उसके लिए यही। अभी जितने भी हमने जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर डिस्कस किए, ये सारे के सारे जो हैं ये एम्प्लॉयर और कंट्रैक्टर के बीच में जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके लिए हमने यूज होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। अभी चूंकि मार्केट में और भी इंडस्ट्री में प्लेयर हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेयर जो प्रोफेशनल हैं, जैसे इंजीनियर की जरूरत होती है, तो इंजीनियर और एम्प्लॉयर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट, उसके लिए कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाहे वो डिजाइन सुपरविजन हो, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है पब्लिश किया हुआ है, उसको व्हाइट बुक कहते हैं। इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सिल्वर बुक यहाँ पे यूज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंजीनियर की जो या एम्प्लॉयर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम रहती है, तो उस सूरत में एम्प्लॉयर में भी अपना कोई बंदा हायर कर लेता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करता है, तो उसके लिए जो उनका जो एग्रीमेंट आपस में होता है, उनके लिए जो फिडिक ने कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिश की गई है उसको व्हाइट बुक मॉडल रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है जी। यही ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, डिफरेंट फिडिक के कलर्स ऑप्शन थे जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो डिफरेंट नौइयत के प्रोजेक्टों के लिए यूज हो रहे हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट ये जो सिलेक्शन ऑफ कलर्स है ये डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट रूट के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ रिस्क के ऊपर, नेचर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, नेचर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो सारी चीजें हमने ऊपर डिस्कस की हैं कि जनाब अगर डिजाइन एम्प्लॉयर का है तो उसके लिए रेड बुक यूज होगी, और जो है डिजाइन कंट्रैक्टर का है तो उसमें कुछ काम रिमेनिंग हो जो एम्प्लॉयर ने करना तो उसमें येलो बुक होगी। डिजाइन कंट्रैक्टर का हो और उसमें कंप्लीट फैसिलिटी हो, रेडी टू स्टार्ट हो, टर्न की बेसिस पे हो, ईपीसी उस पे सिल्वर होगी। अगर वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको जो है मेंटेन भी करना हो कुछ पीरियड के लिए, जैसे रोड्स हैं, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, तो 10-20 साल के लिए डिपेंड करता है जो एग्रीमेंट हो, तो उसके लिए गोल्ड बुक यूज होगी। और इसके अलावा जो स्टार्ट फार्म है, जो छोटे काम रहते हैं जिनमें डिजाइन इतना कम्प्लेक्स जरूरत नहीं होती, स्टेट फॉरवर्ड काम होते हैं, छोटी अमाउंट के शॉर्ट ड्यूरेशन के काम होते हैं, उसके लिए ग्रीन फार्म होता है।
मेरीन वर्क के लिए जो है वो ब्लू फॉर्म यूज होता है। फिर इसके अलावा पिंक बुक है जो बैंक के डोनर प्रोजेक्ट है उसके लिए यूज होता है। फिर वाइट बुक्स हैं जो अभी पढ़ी। तो अभी जो है आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हो तो उसके ऊपर कौन सी FIDIC की कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट लग जाती है। ठीक है जी। तो और मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट में हमने इस सारे लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, किसकी अंडरस्टैंडिंग आई है, तो वो हमने क्या सीखा जी। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, ये स्टैंडर्ड होते हैं, bespoke होते हैं। इसके अलावा ये किस किस इदारे के अवेलेबल है मार्केट में, FIDIC के हैं। और इसके अलावा जनाब NEC के हैं, GCT के हैं। इस आज की प्रेजेंटेशन का मेन पर्पज जो था वो FIDIC का था, तो इसलिए हमने ज़्यादा बात FIDIC की। वो उसकी वजह ये है कि हम जो FIDIC मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे FIDIC यूज़ हो रहा है, तो इसका इसीलिए हमने उसको FIDIC को यूज़ किया है। इसके बाद हमने इसी प्रेजेंटेशन में जो है वो भी डिस्कस किया है कि FIDIC की कौन सी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस कलर की या किस जो है ऑप्शन कौन सा जो है किस प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा, वो आज हमने किया। अभी जो है आप इस मिशन में आ गए हैं, इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा और करेंगे, जब हायर लेवल पे जाएंगे तो अगर एम्प्लॉयर जो है आपको स्टेज 2 पे या स्टेज 4 पे इस पोजीशन पे एडवाइस मांगेगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, हमें इस कौन सा फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको यूज करना है, अगर हमारा ये प्रोक्योरमेंट रूट है तो आप बता सकते हैं कि जनाब जो ट्रेडिशनल है उस पर हम रेड यूज करेंगे। रेड के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ओल्ड वर्जन है 1987 का, 99 का, 2017 का। फिर अगर वो बोले कि जी हमें डिजाइन एंड बिल्ड पे जाना है तो वो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है जी। कंसल्टेंट के साथ उसने एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए आप बता सकते हैं क्या करना है, कौन सा करना है। कोई छोटा काम है, छोटे अमाउंट का काम है उसके, तो ये हमने आज सीखा है। ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि जो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जैसे आप ग्रो करेंगे तो फॉर श्योर आप लोगों के जो माइंड में होगा कि जो इस वक्त ग्लोबली नोन जो है इंस्टीट्यूट है या प्रोफेशनल बॉडी है जिसकी मेंबरशिप जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है, वो क्वांटिटी सर्वेयर के रिलेटेड है। अगर आपके पास उसकी मेंबरशिप आ जाती है, मेंबर स्टेटस उस जो है बॉडी का आ जाता है, तो इट्स मीन आपके पास वो एक ड्राइविंग लाइसेंस या एक कार्ड रहता है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं जो है मेरे पास ये मेंबरशिप है इस इदारे की, तो वो जो है इमीडिएटली जो है आपको ज्यादा इंडेप्थ में आपके वो नहीं जाएंगे कि उनको डाउट नहीं रहेगा कि आदमी काम को जानता है कि नहीं जानता। फॉर श्योर के जो ये RICS का जो इदारा है इसके जो मेंबर हैं दे आर फुली कैपेबल। उसके बाद ही वो डिटेल एक प्रोसेस है, उसके बाद ही उनको मेंबरशिप मिलती है। तो ये जो एसोसिएशन RICS ये भी वर्ल्ड वाइड QS की फील्ड में नाउन है, और जिसके जो है पास इसकी मेंबरशिप रहती है उनका स्टेटस भी आम क्वांटिटी सर्विस से हायर होता है और डिफरेंट होता है, वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज इस जो हमने आज जो हमने जो हमारा ये था डिस्कशन थी इसमें हमने उस ये जो है ना इसकी RICS की जो मेंबरशिप है उसमें ऑलमोस्ट 17-18 कॉम्पिटेंसीज हैं, 18 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने जो है इंटरव्यू में आपने उनको डिफाइन करना है कि आपने हर क्राइटेरिया में काम किया है, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिस है जिसमें उस कॉम्पिटेंसी का एक पार्ट जो है वो सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने आज पार्शली जो है उसको कवर किया। तो थैंक यू सो मच जी आप लोगों का पेशेंस का, आप लोगों के टाइम का, कि आपने जो है वो टाइम दे के इसको सुना। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप में हम कर सकते हैं, तो हम अवेलेबल हैं आपको जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इरफान साहब आप अगर सुन रहे हैं थैंक तो यू सो मच रणवीर साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। आज जी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना माइक ओपन करें और आप अपने क्वेश्चन बोल सकते हैं। जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मुश्किल ही होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये हायर लेवल की है और हम लोग अभी पाकिस्तान में और इधर भी मेरा ख्याल है बहुत कम है जो इस एडवाइजरी लेवल पर काम कर रहे हैं। एनी कुछ भी क्वेश्चन हो यार जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोल सकते हैं। जी नुई सर मेरे हाल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यही जी। एक्सपेक्टेशन थी कि जो क्वेश्चन है वो नहीं होंगे क्योंकि ये की कॉम्पिटेंसी है
जी अस्सलाम वालेकुम नबी साहब, थैंक यू सो मच आपके सेशन का। लई बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, हो सकता है शायद के थोड़ा टाइम दे देते हैं सबको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर किसी को बाद में कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नबी साहब जो है उसको आंसर कर देंगे। जी जी मेरा थैंक ख्याल है यू। कोई पूछना चाह रहा है इरफान साहब, या सेशन एंड करना है? लेने देना नहीं, लेट में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। मुराद अली खान साहब, आप प्लीज अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माइक ऑन रखें, अदरवाइज बंद कर दें। मेरे ख्याल में चलो कोई सेशन, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चंस नहीं है। एज वी सेड, मतलब किसी को क्वेश्चंस हो तो वो बाद में ग्रुप पे पूछ लें। जी ठीक हो गया, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया एवरीवन। चलें, थैंक यू सो मच नबी साहब, थैंक यू नेक्स्ट सो मच इरफान साहब। आपको बता दिया जाएगा। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज, थैंक गुड यू, नाइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।